तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड 450 से 1066, ठीक, एंग्लो सैक्सन पीरियड बोलते हैं। फिर 1066 से 1500 मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश के दो पीरियड हैं, एंग्लो नॉर्मल और एज ऑफ चौसर। एंग्लो नॉर्मल 1066 से 1340 और ये चौसर का पीरियड 1340 से 1400, ठीक। आगे फिर बात करें, अब देखिएगा, रुको, देखो, और देखें, फिर रेनेसा, पुनर्जागरण काल 1500 टू 1660। चार एजेस हैं, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन, कैरोलिन, कॉमनवेल्थ। एलिजाबेथन 1558 टू 1603, जैकोबियन 1603 टू 1625, कैरोलिन 1625 टू 1649, और लास्ट है कॉमनवेल्थ 1649 टू 1660, सबसे छोटा पीरियड। कल अपन ने अपनी कॉपी में टाइम पीरियड भी लिखा था, 50, वो हिंट के लिए था। फिर था 1660 टू 1785 न्यू क्लासिकल पीरियड, क्लासिकल वर्क्स का रिवाइवल, रेस्टोरेशन, पुराना सड़ा हुआ, सॉरी सड़ा हुआ नहीं, पुराने जो टेक्स्ट थे उनको रिवाइव किया गया 1660 टू 1700, इन 40 सालों में। फिर ऑगस्टिन एज, द एज ऑफ पोप। एज ऑफ पोप अलेक्जेंडर पोप की वजह से बोलते हैं। आप इटली के पोप नहीं समझ लेना। अब इटली के कौन से पोप, जो सुप्रीम कमांडर होता है ना क्रिश्चियनिटी का, वेटिकन सिटी वाला चर्च, उस पोप की बात नहीं कर रहे, अलेक्जेंडर पोप लिटरेचर वाले की बात कर रहे हैं। ऑगस्टन एज क्यों? क्योंकि सेंट ऑगस्टन से इन्फ्लुएंस थी ये एज। अब सेंट ऑगस्टन कौन? तो सेंट ऑगस्टन, बेस सेंट ऑगस्टन जॉन एंग्लो सैक्सन के टाइम पे, जिनने इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी लेके आए थे, इन्हीं सेंट ऑगस्टन के नाम पे हमारे मंथ का नाम जो अगस्त है ना, इन्हीं के नाम पे है। हाँ, ये सारे रोमन नेम है, महीनों के जो नाम है ये सब नॉर्मन नेम है, मतलब उनके संत हुआ करते थे। हाँ, ये उसी नाम पे है, ठीक। एज ऑफ सेंसिबिलिटी, द एज ऑफ जॉनसन बताने की जरूरत नहीं है, पहचान गए क्या? कल ही बताई थी, डॉक्टर जॉनसन की वजह से। फिर रोमांटिक पीरियड, हाँ, रिवाइवल मतलब चीजों का फिर से वो होना, रिवाइज होना, या चीजों का फिर से वही चीज घटित होना, ठीक। रोमांटिक पीरियड बताने की जरूरत नहीं है। 1798 ऐसा पीरियड था कि जब लिरिकल बैलेट पब्लिश हुई थी, ठीक, 1832 तक। फिर आती है विक्टोरियन एज, जो कि दो सेक्शन में डिवाइड है, प्री रेफेलाइट्स और एस्थेटिसिज्म, डिकेडेंस। फिर अंत में आती है मॉडर्न एज, जो एडवर्डियन एंड जॉर्जियन पीरियड में डिवाइडेड है। किंग्स के नाम है, यही नाम। अच्छी बात है कि लिटरेचर में किंग्स के नाम पे चीजें होती हैं। पहले से ही बोलते जा रहा है, हम फास्ट चलेंगे, फास्ट चलेंगे, थोड़ा ठीक है, आगे बढ़े, चलो बढ़ रहा है। हाँ, अब यहाँ पे इन डिटेल दिया है, तो टेक्स्ट तुम लोग पढ़ के आए होगे, तो हम थोड़ा सा फास्ट कर दें इसको, इसलिए हम ये तुमसे रीड नहीं करवाएंगे, फटाफट बताने वाले हैं। इस टाइम पीरियड में तीन ट्राइब्स आई थी, ज्यूट्स, एंगल और सैक्सन। ये तीनों ही जर्मेनिक ट्राइब थी। कौन सी ट्राइब थी? जर्मेनिक, मतलब जर्मनी से आई थी। आज के जर्मनी से नहीं, पुराने जर्मनी से। पुराना जर्मनी नक्शा है, देख लियो, वर्ल्ड मैप दिमाग में आने चाहिए। द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, अगेन बता रहे हैं,
फिर से बता रहे हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मतलब नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के आसपास का क्षेत्र। वर्ल्ड मैप है नहीं, ये तो तुम्हें दिखा देते। ठीक, फील कर पा रहे हो नहीं? जल्दी से बता भी दे नक्शा में। साइड में नहीं, ऊपर। हाँ, पक्का ना? तो नॉर्थम्ब्रिया, एंगल्स, जिसकी वजह से ये पूरा एरिया इंग्लैंड कहलाया। यहाँ ये वेसेक्स, इसलिए बाद में ये वेल्स कहलाया। और यहीं पे जूट्स थे। ठीक, चलो ये हो गया। एंग्लो सैक्सन से पहले इंग्लैंड में क्या था? एंग्लो सैक्सन से पहले इंग्लैंड में रोमन्स थे। कौन थे? रोमन्स, मतलब इटली का कब्जा था सरल भाषा में। इंग्लैंड पे किसका कब्जा था? रोमन्स का, रोम के लोगों का। बिल्कुल ऐसे समझ लेना कि पहले उस एरिया का नाम रोम था, मतलब रोम था। आज उस देश का नाम इटली है। रोम एक छोटी सी जगह है सिर्फ, उसका कैपिटल बन के रह गया, है ना? जैसे अपने नरसिंहपुर का नाम गड़रिया खेरा था। हाँ, नरसिंहपुर का नाम गड़रिया खेरा था। नरसिंहपुर तो सिर्फ उस छोटे से एरिया का नाम था जहां नरसिंह भगवान की मूर्ति रखी थी। समझ गए ये? अच्छा, उससे भी पहले नरसिंहपुर का नाम, गड़रिया खेरे से भी पहले नरसिंहपुर का नाम चौगान के राजा के नाम से चलता था, है ना? नाम याद था उनका, याद नहीं आ रहा। तो हाँ, उनका ही क्षेत्र था ये पूरा, यहाँ से लेकर जबलपुर तक का महाकौशल प्रांत, ये पूरा उनका ही था। रानी दुर्गावती की शादी यही हुई थी। हाँ, मतलब इसी एरिया में अपने यहाँ के राजा से। ये इनके ससुर थे, ये ससुर का एरिया था। एक इसी परिवार के एक जो किंग है, उनके एक वंशज हमारे स्कूल में टीचर है, प्राइमरी टीचर। हाँ, कुछ दिन पहले उनके घर गए थे, घर बुलाया था उनने। नर्मदा जी से परिक्रमा से लौटे थे, तो सबका बुला हुआ हुआ था। तो वाकई में राजाओं के ठाट बाट रहते हैं, अभी भी कुछ कुछ बचे हैं। 8-10 तो थार खड़ी थी। हाँ, परिवार के लोग आए थे, जितने भी वंशज थे ना उनके, सब यहाँ वहां से जो थे आए थे। दिलेरी में जो किला है इन्हीं लोगों का था, तो वो लोग सब उनके परिवार आए थे। कहते हैं कि अब तो ज्यादा कुछ नहीं बचा जमीनों में, लेकिन फिर भी। और अंदर देख के आए थे तो उनके पुराने हथियार पूरे बचे हुए हैं। पुराने हथियार, जो तलवारें थी ना इनके पूर्वजों की, तो वो देखने मिलती हैं। आज भी पारंपरिक पूजाएं होती हैं। इतिहास है, कुछ इतिहास इन लोगों से ही जानने मिलता है, वास्तविक जो पुस्तकों में नहीं है। तो बताते हैं, वो स्कूल में जब बैठते हैं ना तो खूब गप्पे लड़ती हैं, खूब क्या क्या था, कौन कैसे थे, सब कुछ उनके दादा लोगों की। अभी ये खुद एज्ड हो गए, 60 के होने वाले हैं, तो बोलते हैं हमारे दादा लोगों की कहानियां बताते हैं। तो ये इतिहास है, इतिहास से इंग्लैंड से याद आया तो बताया, ठीक है। चलो, 450 से 1066 तक ये लोग रहे। फिर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई, जिसमें हमने वो किंग बताया था, वो किंग आए, है ना, विलियम द कॉन्करर। तो उस बंदे ने, वो नॉर्मस था, उस बंदे ने मतलब आके इंग्लैंड में नई कहानी स्टार्ट की। चलो, उसको बाद में इस पीरियड को जान ले क्या था। इस टाइम पे क्रिश्चियनाइजेशन फैला। क्रिश्चियनाइजेशन यहाँ कौन लेके आया? सेंट ऑगस्टाइन।
वही ऑगस्टन एज वाले इस समय के संत थे। उन ट्राइब्स को जो संतों की बातों को लेते फिरते या गाते सुनाते चलते थे, उनको पैगन्स बोला जाता था, पैगन्स ट्राइब। भूलना नहीं, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे, क्या कहलाते थे वो? पैगन्स ट्राइब, मतलब भाट जैसे, भाटों की बात हुई थी। ठीक, ठीक। लिटरेचर जो था वो ओरल हुआ करता था, रिटर्न में नहीं था। क्या था लिटरेचर? ओरल। फिर अल्फ्रेड द ग्रेट हु राइन ओवर इंग्लैंड 871 to 901। हमने बताया था आपको किसके बारे में? विलियम द कॉन्करर। उससे पहले जो किंग था वो था अल्फ्रेड द ग्रेट, है ना? हाँ, ये वही बंदा है जिसने इंग्लैंड में पहली बार लोगों को पढ़ाई और बुक्स नाम के चीज से इंट्रोड्यूस कराया। इस बंदे ने लिखना शुरू करवाया इंग्लैंड में। जो कहानियां कभी मुंह जुबानी चलती थी, बोला कि लिखो। अकेले 4 ट्रांसलेटर इस भैया ने खुद ही करे। बहुत सारे लैटिन वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया। बोले मुंह जुबानी काम नहीं चलेगा। हमने तुम लोग को वाइकिंग्स के बारे में बताया था। जब वाइकिंग्स के हमले इंग्लैंड पे हो रहे थे ना, उस वक्त ये बंदा, जब वाइकिंग ने इसके चर्च पे हमला किया था, इस बंदे ने पता है अपने नोट्स को कैसे बचाया था। उनसे कहा था कि चर्च में जितने भी सोने चांदी के बर्तन हैं सब ले जाओ, हम बिल्कुल नहीं छुपाएंगे, हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे, हम निकाल निकाल के देंगे। तुम देखो दिख रहा है वो लूट के ले जाओगे, हम निकाल के तक देंगे, पूरा झरा के देंगे, बस हमारी इन बुक्स को नहीं छूना जो ट्रांसलेट हो रही थी। तो वाइकिंग्स ने नहीं छुआ। बोले दो, निकाल के दो, पूरा माल निकाल के। उनने पूरा निकाल के दे दिए। बोले झड़ चुके हैं, पूरा तय खाना खाली है, खुद जाके देख लो। बोले ठीक, अब छोड़ जाओ इन बुक को। तो वो इनके नोट छोड़ गए, जिसकी वजह से आज ये सरवाइव कर पाया। आज हम जो पढ़ रहे हैं ना, अल्फ्रेड द ग्रेट की वजह से पढ़ रहे हैं। इंग्लैंड के इतिहास को लोग पढ़ते हैं, इसकी वजह से पढ़ते हैं। दुबला पतला सिंगल हड्डी राजा था, इसको नाकारा कहा जाता था। कहते थे कि काम का नहीं है, क्योंकि लड़ने में इसका इंटरेस्ट था नहीं, पढ़ने में इंटरेस्ट था। हुक्का काम के राजा जबरदस्ती में बना दे, इसलिए तो विलियम से ही हार गया था। फिर यहाँ पे वो नॉर्मन किंग आ गया था, विलियम द ग्रेट, है ना? तो ये इसके नाम के साथ भी अल्फ्रेड द ग्रेट लगता है। द ग्रेट ये बाद में लगा, क्योंकि ये था तो अल्फ्रेड, किंग अल्फ्रेड, मगर द ग्रेट लगा इसके काम की वजह से। हर लड़ने वाला इंसान महान नहीं होता, पढ़ने वाले भी महान हुआ करते हैं। तो द ग्रेट किसी ताकतवर के सामने ही कभी नहीं लगे, जरूरी नहीं है, किसी पढ़ने वाले के सामने भी ग्रेट लग सकता है ना? क्योंकि शरीर से कुछ नहीं होता, पूरी ताकत तो यहाँ होती है। ठीक, तो ये था अल्फ्रेड द ग्रेट। कुछ वर्क है जिन पे जल्दी से बात की जाए। बेओवुल्फ, अर्लीस्ट एपिक इन इंग्लैंड, इन इंग्लिश, सबसे पुराना माना जाता है। फिर द वॉन्डरर, एक और मैन्युस्क्रिप्ट है। द सीफेरर, द हस्बैंड्स मैसेज, द वाइफ्स लेमेंट, पति का संदेश और पत्नी का दुख। ठीक है, लेमेंट मतलब होता है दुख। ठीक है, तो हमने इनको यूट्यूब पे सर्च किया, ये प्रॉपर मिले नहीं अच्छे से। चलो छोड़ो, बहुत कुछ है इनमें बताने लायक, कभी बाद में बताएंगे। ठीक है, तो ये 4 वर्क याद रखना, 1 2 3 4 और ये 5। ये हस्बैंड वाइफ तो याद रहेंगे ही, समुंदर में भटकने वाला भी याद रहेगा, और ये खुद भटकने वाला भी, वॉन्डरर, है ना, भटकी आत्मा।
और बेओवुल्फ का हीरो खुद भटकता रहता है। पूरी पूरी स्टोरी भटकने पे बेस्ड है ना। इसका हीरो भटका, ये खुद ही टाइटल ही भटका हुआ है, सी फेरर, सी में फिरने वाला। हस्बैंड बाहर भटकता रहता है, वाइफ घर में भटकती रहती है। और इस समय का जो लिटरेचर था, हाँ हाँ, अलग 5 है। और इस समय का जो लिटरेचर था वो भी रिटर्न नहीं था। लोग फिरते फिराते भटकते हुए ही बोलते गाते पीते रहते थे, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं था। बस वो तो अल्फ्रेड द ग्रेट भैया ने कहा कि मैं नहीं रोकूंगा, मैं तो लिखूंगा, पीढ़ियां याद रखेंगे। उसको पता था कि मुझे पीढ़ियां पढ़ेंगी। और इतने ट्रांसलेशन करवाए थे उसने, कई हजारों में। आज लगभग 100 ही बचे होंगे, सरवाइव कर गए लेकिन। और 5 हमारे सामने दिख रहे। ठीक। अब इस एज के लिटरेरी फीचर देखो, ये तो इस एज के फीचर्स थे, मतलब ये वर्क थे। अब इस लिटरेचर के फीचर क्या थे? सारे वर्क एनोनिमस हैं, कौन ने लिखे कोई पता नहीं, राइटर का नाम नहीं मिलेगा। ठीक। पैगनिज्म डोमिनेट्स। जो पैगन्स, मतलब भटकी आत्मा जो घूमते रहते थे ना, लड़ाके भी यही होते थे, कभी भी यही होते थे। दिन भर लड़ना है या कहीं पे हमला करके जीतना है, रात में बैठ के गाना बजाना चलेगा, है ना। पौआ खुलते थे, पार्टी चलती थी। अच्छी बात ये थी कि फीमेल साथ में बैठ के मतलब लड़ती भी थी और रात में एंजॉय भी करती थी। नाचने में सिर्फ फीमेल्स नहीं नाचती थी, मेल्स भी नाचते थे। मनोरंजन फीमेल का भी होता था तो मेल्स भी नाचते थे कई बार। हाँ, अरे पैगन का मतलब होता है भटकी आत्मा। हाँ, संत भी हुआ करते थे पैगन्स। ठीक है। तो ये सब हमने वाइकिंग्स की मूवीज में, टीवी सीरीज में देखा है। वो जो वाइफ होती है ना, रैगनर लॉर्थब्रुक के बच्चों को अकेले पाल लेती है जब वो लड़ाई में जाता है, और लौट के भी नहीं आता कई बार। दूसरी शादियां आदि हो जाती है, और वहां पे उसकी 2 से 3 शादियां होती हैं। और सोचने वाली बात है, वो तीनों ही शादियां पवित्र मानी जाती हैं। कैसी पवित्र? वो धोखा नहीं देता वाइफ को, और ना ही वो कुछ करता है। वो जीवन के सही अर्थों को निकालने के लिए वो ये शादियां भी करता है, और विथ परमिशन करता है। और अपनी पुरानी वाइफ के पास वापस लौट के भी आता है, और उसको बोल के भी जाता, तो ये नहीं बोल के जाता कि मैं कहाँ का जा रहा हूँ, बस बोलता है कि मैं अपना कर्तव्य निभाने जा रहा हूँ। क्योंकि हम लोग आज बात करते हैं ना, अपनी आत्मा से जीवन को जीने निकलता है वो बंदा। वाइफ्स को भी बोलता है कि "अ, मैं तेरी लाइफ से गया नहीं हूं कहीं, लौट के आऊंगा, तू अपने हिसाब से जी सकती है। इस चीज का पूरी आजादी है। जिम्मेदारियां भी निभा के जाऊंगा, बहुत सारा पैसा बच्चों के लिए आता भी है बार बार, और बच्चे भी रिस्पेक्ट से उसके साथ ट्रीट करते हैं। अ, उसके साथ लड़ाई पे जाते हैं कई बार, छोटे छोटे बच्चे भी, मतलब उसको देखने के लिए वो ले भी जाता है। मतलब भेदभाव उस समय चलता ही नहीं था। वुमेन्स भी फ्री होती हैं, मेंस भी फ्री होते हैं। उस वर्क में, उस सीरीज में दिखाया है। तो ये था। अब एनोनिमस वर्क, क्रिश्चियनिटी आ चुकी थी। कैसे आई थी? क्योंकि जो लड़ा के जाते थे, खुद जो ये लोग गए थे, तो वहां पे ना एंगल और सेक्शन जर्मनी से इंग्लैंड गए। वहां जाके इनने किनको भगा दिया? रोमन्स को भगाया। रोमन्स के संत थे, उनने इन लोगों को बदल दिया। समझ रहे हो बात? रोमन्स के जो संत थे, सेंट ऑगस्टाइन, उनने इनको बदल दिए।
क्वेश्चन बना दिए। ये लोग भी धार्मिक हो गए। स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन फेट, भाग्य में बहुत खतरनाक विश्वास था इनका। मतलब जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। जब से ये लोग विश्वास करने लगे तो भाग्य पे, मतलब गॉड पे विश्वास करने लगे तो भाग्य को मानने लगे। इससे पहले लड़ाके हुआ करते थे, राइट, कौन को बाप का पटाले है। चल रहा है। अब क्रिश्चियनिटी की वजह से भाग्य पे विश्वास भी हो गया। इविल इज सिंबलाइज्ड बाय मॉन्स्टर, है ना। जो प्रेत आत्मा होती है उसको राक्षस के द्वारा दर्शाया जाता था। ये लोग डांस भी करते थे मॉन्स्टर बन के, ठीक है। रोमांटिक लव इज एब्सेंस, किसी भी प्रकार का रोमांस होता ही नहीं था। रोमांटिक लव हुआ होता ही नहीं था, एब्सेंस थी इसकी। मतलब लड़ाइयां चलती थी ज्यादातर माहौल। हालांकि ऐसा नहीं था कि लव नहीं था, लव उस समय था, लेकिन रोमांटिक फॉर्मेट में नहीं था, सिंपल था। एटीट्यूड टू वुमेन इज रिस्पेक्टफुल, पहले ही बता चुके, सम्मान से लड़ाइयां करने जाती थी साथ में, है ना। ताकतवर को मेल संभाल लेते थे, इद्दी पिद्दी को वुमेन संभाल लेती थी। हर वुमेन्स के पास चार चार हथियार हुआ करते थे। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि अपने एक जीवन काल में वुमेन्स को फुल आजादी होती थी कि जब भी किसी भी मेल को छोड़ना है तुरंत छोड़ सकती थी वो, इंस्टेंटली। जो बच्चे होते थे वो कभी भी अपने पेरेंट्स के नाम से नहीं जाने जाते थे, पिता के नाम से कभी भी नहीं। कभी ये पता ही नहीं चलने दिया जाता था कि ये किसके बच्चे हैं। जो भी बच्चे होते थे, जो हस्बैंड अगर उनके साथ है तो वो उनकी देखभाल करता था, नहीं तो जिस ग्रुप की वो मेंबर होती थी ना, उस ग्रुप के जो हेड होते थे उनकी जिम्मेदारी होती थी बच्चों की केयरिंग करना, किसी के भी बच्चे हों। बच्चे किसी के भी हों, पिता कोई भी हो, अगर बच्चे उस वुमेन के हैं और वो एक लड़ाका है, एक लड़ाकू वुमेन है, ग्रुप के लीडर की मतलब जिम्मेदारी बनती है उन बच्चों की केयरिंग। अगर वो मर भी जाती है, बच्चों की केयरिंग दूसरी वुमेन्स करेंगी, जिम्मेदार वो होगा। मतलब बच्चे अनाथ नहीं हो सकते, किसी के भी बच्चे हैं, अगर वुमेन्स भी मान लो बच्चों को नहीं रखना चाह रही, तब भी वो जो लीडर होता था उसकी जिम्मेदारी बच्चों की केयरिंग की थी। बच्चों को पूरा सम्मान, पूरी रिस्पेक्ट, पूरी एजुकेशन दी जाती थी। तो वुमेन्स जब लड़ने जाती थी तो उनको बच्चों की चिंता भी नहीं होती थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि विश्वास बहुत तेज हुआ करता था उस समय। उनके अगर किसी के भरोसे पर छोड़ गए तो वो बंदा अपनी जान दे के बच्चों को बचाएगा, तो वो दिलेरी से छोड़ के चली जाती थी, क्योंकि लीडर ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी ना बच्चों की, टच नहीं कर सकता कोई। और ऐसा होता भी है। तीन बता रहे हैं तो ये तीन याद नहीं आ रहा। मतलब दुश्मन के बच्चों को भी बचाते हैं। अगर दो वुमेन्स या समाज में लड़ाई झगड़े सब पे तब भी हुआ करते थे। अगर किसी बच्चे को किसी के हाथ जिम्मेदारी पे छोड़ गए ना तो वो बच्चे खुद को उसको भी बचाया करती थी। बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं। लड़ाइयां होती थी, ये उनके बच्चों को मार के नहीं आते थे, कभी भी नहीं। इवन बचा के ले आते थे, पाला करते थे। लड़ाई है, व्यक्तिगत है, बच्चों को टच भी नहीं करना है किसी को भी, ये होता था। सी एडवेंचर पहले ही बताया। समंदर की यात्राएं करना तो ये समझ लो कि सबसे ज्यादा जरूरी था। जो जितनी ज्यादा यात्राएं करता था उसको उतना ज्यादा वॉरियर माना जाता था। ऐसे समझ लो कि एक तालाब है, सॉरी एक नदी है, लगभग 400-500 मीटर लंबी,
जो जितने अंदर या गहराई में जा सकता है वो उतना ज्यादा पावरफुल, और जो पार कर गया वो वॉरियर। इनको सम्मान से नवाजा जाता था। समंदर में जो जितने अंदर तक गया उसके प्रूफ लेके आओ वो उतना पावरफुल। तो इस मामले में एंगल सेक्सन ज्यूट्स और वाइकिंग्स, ये लोग बहुत खतरनाक हुए। ये सीधा जमीन से समंदर तक नहीं गए, ये जमीन से जमीन चले गए। मतलब समंदर को लांग के ये कहां पहुंच गए, इंग्लैंड पहुंच गए। और जब वहां से दौलत लूट के लाए ना अपने देश, तो लोग कह रहे कि क्या ले आए तुम लोग। बोले जमीन भी लेके आए और सोना भी लेके आए और टेक्नोलॉजी भी लेके आए। तो ये होता था। तो सी एडवेंचर मस्ट, सेवेजरी भटकना, हीरोइक एक्टिविटी, है ना, आर ऑनर्ड, ये सम्मान का प्रतीक मानी जाती थी। यूज ऑफ मोर मेटाफर लेस सिमिलीज, मेटाफर का यूज होता था लिटरेचर के हिसाब में। मतलब कंपैरिजन तो होता था लेकिन ये बता के नहीं कि इसके जैसा, है ना, हूँ गॉड अपोलो के जैसा है, तो तू गॉड अपोलो ही है हमारे लिए। सम्मान में ऐसा बोला जाता था, जैसा नहीं है, तू गॉड अपोलो है हमारा, है ना, तू हमारा हरक्यूलिस है, ये बोला जाता था मेटाफर, है ना, सिमिली नहीं कि तू हरक्यूलिस जैसा है, का जैसा तू है, खत्म। एक एलिट्रेशन का यूज होता था, है ना, बार बार तुक बनाने के लिए। चीफ ऑर्नामेंटल डिवाइस थी उस समय की, है ना। ऑल एलिटरेटिव सिंबल्स आर स्टेज्ड, स्टेज दे के बोला जाता था। एग्जाम्पल नहीं दे सकते क्योंकि हमें नहीं आता। ठीक। कैनिंग्स कंपाउंड वर्ड इंस्टीड ऑफ सिंगल वर्ड्स, मतलब सेट में चलते थे वर्ड। आर वाइडली यूज, here आर सम एग्जाम्पल्स, कैसे, जैसे व्हेल रोड। व्हेल रोड मतलब सी के लिए यूज होता था। व्हेल मतलब ब्लू व्हेल, उसकी रोड मतलब समंदर। ठीक। लोफ, लूफ गिवर मतलब शायद आनंद होता है, गिवर मतलब आनंद देने वाला, किंग होता था। लाइफ हाउस जीवन का घर, शरीर होता था। सेट में चलते थे वर्ड्स। सोल डिस्ट्रॉयर आत्मा को नष्ट करने वाला। ठीक। इंटरेस्टिंग है और है। वर्स लाइन डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ सिलेबल्स, मतलब कोई ज्यादा तुक नहीं रहती थी इनके गाने में। मूड बन गो तो गा दिए। ठीक। सिलेबल्स इज वन लाइन वेरी फ्रॉम 6 to 14, एक लाइन में 6 से लेके 14 सिलेबल तक होते थे। वेरी मतलब वेरी करके चलना, उसको कैरी करके चलना, उसको स्थित होना। ठीक। एंड राइम इज इग्नोर, मतलब लास्ट की जो राइम होती थी वो इग्नोर रहती थी। जब नहीं या नहीं बन रहा हो तो भाड़ में जान दो। ठीक है। वो वैसे हो गया कि हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, इसके बाद घर भी आ गए थे। ठीक। तो ये इस एज के कुछ खूंखार फीचर्स थे। तो ये यहाँ पे हमारी वो वाली एज निपट गई। सही है। उस एज को लेके आए मन में। शॉर्ट में बता दे रहे। बात कर रहे हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड की, 1066 टू 1500। ठीक है। नॉर्मन कॉन्क्विस्ट होती है, एंगल्स सेक्शंस के जो किंग होते हैं उनको हराया जाता है। नॉर्मल लोग अपना
आधिपत्य जमाते हैं। इन फ्यूचर एंगल्स नॉर्मन्स के साथ मांडोली कर लेते हैं। मांडोली इन द सेंस समझौता, और फिर दोनों ही इंग्लैंड में मिलके रहते हैं। ठीक है। सेक्शन, हाँ मतलब क्या है, ये एंगल्स को भगाते नहीं है नॉर्मन्स, ये उन पे राज करते हैं, लोगों को जीत लेते हैं। ठीक है। अच्छा, नॉर्मन्स, नॉर्थमैन, फ्रेंच पीपल, ये जर्मन्स नहीं थे, ये लोग जर्मन्स थे, और इतिहास ही गवाह है हमेशा से जर्मन्स और फ्रेंच एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, हमेशा से इनकी बनी नहीं। इसलिए जब इन नॉर्मन्स को वहां पे इंग्लैंड में जर्मन्स दिखे, बोले मारो सबको, अच्छो खूब कुचला करो, लेकिन धीरे धीरे फिर स्वीकार कर लिया, है ना। तो जर्मन्स लोगों ने भी स्वीकार कर लिया, कह रहे ठीक है। बेसिकली अब ये जर्मन से नहीं बचे थे एंगल्स लोग, ये इंग्लिश पीपल्स हो गए थे प्रॉपर। लैंग्वेज भी इनकी जर्मनी नहीं थी उस समय भी। तो नॉर्मल लोग यहाँ आए, तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज दब गई। पहले देखो, हमने देखा थोड़ा थोड़ा लिटरेचर, गाते सुनाते रात में पार्टी चल रही है, तो सब इंग्लिश में चल रहा था, ओल्ड इंग्लिश में। लेकिन जब ये नॉर्मन्स आ गए, इनने कहा आई एम द सुपीरियर एंड आवर लैंग्वेज ऑल्सो द ग्रेट, बिकॉज वी आर फ्रेंच पीपल, हम लोग फ्रांस के लोग हैं, हमारी भाषा ही ग्रेट है। अच्छा, उनको कब्जे में ले लिया, मतलब एंगल्स पे कब्जा कर लिया। तो हमेशा डोमिनेटर, है ना, डोमिनेटेड पीपल्स पे अपनी लैंग्वेज थोपता है। इतिहास गवाह है इस बात का, भारत को ही देख लो। हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये एक वजह है, मानना पड़ेगा, इसी की वजह है। चाइनीज लोग क्यों नहीं ज्यादा ध्यान देते, उनका सब अपनी लैंग्वेज में है, डेवलपमेंट भी उसी में लैंग्वेज में कर लेते हैं, उसी लैंग्वेज में कंप्यूटर तक बना लेते हैं। जबकि अपन कहते हैं कि कैसे संभव है, हिंदी में तो कभी नहीं बन सकता कंप्यूटर, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन बन सकता है, लेकिन कोई की बनाने की हिम्मत नहीं, सही है ना। तो ये बात होती है। तो फ्रेंच लोगों ने इन पे अपना थोप दिए, अपने आप को सुपीरियर बना लिए, रूलिंग क्लास की लैंग्वेज हो गई। ठीक है। फिर धीरे धीरे एक बात हुई, क्या हुआ पता है, कि इन लोगों में हिम्मत आ गई, किनमें, कि यार बहुत हो गई इनकी अति, नॉर्मन्स की, ऐसी की तैसी, हम इंग्लिश में लिखेंगे, अब तो मरने नहीं देंगे अपनी भाषा को। बिल्कुल ऐसे समझ लेना जैसे आजकल लोग संस्कृत वाले उचक रहे हैं, संस्कृत को मरने नहीं देंगे, कितना कुछ हो जाए, हम तो लिखेंगे। आज भी लोग संस्कृत में लिखना शुरू कर दिए, नॉवेल्स लिख रहे हैं ना संस्कृत में। बात है कि हमें पता नहीं चलती, क्योंकि माहौल इंग्लिश का है, कोई नहीं समझ रहा, लेकिन लोग प्रयास करते हैं। तो इंग्लिश में लोगों ने शुरू किया, जिसमें से सबसे ज्यादा ग्रेट पर्सनैलिटी का नाम था हमारे चौसर भैया। चौसर ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिए इंग्लिश के लिए। ये बंदा फ्रांस में तक जाके इंग्लिश की तारीफ करके आया, और कछु ज्यादा ही तारीफ कर दी तो वहां पकड़ लिया था इसको। दिए हो गए सुटारा छिर। तो इंग्लैंड के जो किंग थे ना, एंगल किंग्स, उन्होंने कही भैया छोड़ दो हार मालिक, हमरो हमरो आदमी है, थोड़ा ज्यादा मुंह चला दे, मतलब ज्यादा ही देशभक्ति आ गई। तो बहुत सारा पैसा दे के छुड़ाया था इसको वहां से। कहती यार, मतलब आदमी तो अच्छा था, क्योंकि देश के सपोर्ट में बोल रहा था, तो कई बार छुड़ा लाओ यार, तो उसको छुड़ा लाए थे। अच्छा, उस टाइम पे जब तक ये वहां फ्रांस में रहना, तो वहां फ्रांस में रह के इन्हें इटली तक का ज्ञान ले लिया था, बकेसियो को पढ़ रहे थे ये वहां, है ना, पेट्रार्क, इन सबको पढ़ रहे थे ये वहां। तो बुद्धि बहुत खतरनाक थी, ऐसे समझ लो कि शुद्ध शुद्ध ग्रीडी पीपल था ज्ञान का। और पहली चीज, ये डिप्लोमेट्स भी था,
डिप्लोमेट्स मतलब समझ रहे, राजनीतिज्ञ, राजदूत, वो जो एक से दूसरे देशों के मांडोली करवाते हैं। हाँ, वो भी था ये, ऐसा है। इन भैया ने खूब पेड़ फड़फड़ाए अपनी इंग्लिश को बचाने के लिए, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि अकेला आदमी या दो चार छह लोग कितना ही फड़फड़ाएंगे, तो फिर से ना वो लिटरेचर खोसा गया। तो 1400 जब इनकी डेथ हो गई ना, 1400 के बाद फिर पता नहीं चला कि लिटरेचर क्या था। तो इसलिए उस एज को डार्क एज बोला गया, क्योंकि लिटरेचर छुप के ही लिखा जा रहा होगा। तो असर जितनी हिम्मत से कोई नहीं उचक रहा था, जो भैया तो दिले रिसर्च कर, तो कहा कि किंग लोग विश्वास करते, कहा अरे अपनो काम को आदमी बहुत डॉन आदमी है, सही काम कर रहा हूं। तो लेकिन उसके बाद फिर कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हुआ, लोग छुप के लिखा करते थे, कोई पब्लिक पब्लिश नहीं कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए उस एज को डार्क एज बोला गया। मतलब लिखा तो गया लिटरेचर, लेकिन पता नहीं चला कभी कि कुछ लिखा गया। तो ये था। फिर आगे, द इम्पोर्टेंट फैक्ट विच इन्फ्लुएंस इन लिटरेचर इन दिस पीरियड। कुछ फैक्ट है, जैसे 1295 में पार्लियामेंट बन गई। इंग्लैंड में पार्लियामेंट बन गई, मतलब सदन बन गए। अब थोड़ा सा तुम्हें फर्स्ट पेपर के बारे में भी बता दें, पॉलिटिकल साइंस से। एक क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि हम भारतीय लोगों ने संसदात्मक व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया। हमने भारत के संविधान में बहुत सारी चीजें अलग अलग देशों से ली हैं, याद करो, लूसेंट में है। लूसेंट में है, कौन से देश से क्या लिया। अब आ गया, हाँ वही। पता नहीं तुम लोग कैसे दिमाग वाले भूल कैसे जाते हो। नहीं भूलना चाहिए। अरे अपने ही ने पढ़ा है, अपन क्यों भूले। सेम साल हमें भी हो गए, ऑनेस्टली। जब तुम्हें पढ़ाते तब ही पढ़े थे। मत भूला करो रे। छोड़ो। नेक्स्ट पॉइंट है क्रूसेड, मतलब दो धर्मों के बीच लड़ाई, इसको क्रूसेड बोला जाता है। ठीक है, मुस्लिम और क्रिश्चियंस में लड़ाई हुई थी, लगभग 200 साल चली। 11 11th सेंचुरी से 12th 13 सेंचुरी तक कितनी लंबी लड़ाई हुई होगी। मुस्लिम क्रिश्चियन पे हमला कर रहे, क्रिश्चियन मुस्लिमों पे हमला कर रहे, गए एक दूसरे में, एक दूसरे को, लिटरेचर को भी नुकसान पहुंचा रहे थे, और इसी बीच संपत्ति लूट के एक दूसरे की ले जा रहे। जो तुर्क था ना, तुर्क, टर्की आज का, तो वहां वो लोग बहुत हमला किए थे। बाइजेंटियम एम्पायर, सुने होगे नाम, बाइजेंटाइन मुस्लिम एरिया था, भयंकर हमला किए। एक तो वे खुद ही के खुद में परेशान थे इंग्लैंड वाले, ऊपर से दूसरे दे रहे हैं उनमें। हालांकि रोमन्स लोग थे बीच में क्रिश्चियनिटी के, रोमन्स भी पावरफुल थे, लेकिन लड़ाई में नुकसान ही होते हैं। अगला, मैग्ना कार्टा द ग्रेट चार्टर विच लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। अब जो पॉइंट इतो बड़ो है, जहाँ पढ़ावे में 1 घंटा लग सकत, काहे कि जो तुम पढ़ ले हो तो तुम्हें घंटा समझ में नहीं आएगो, इसलिए जहाँ समझाने पड़े। थर्ड पॉइंट पढ़ लो।
समझ गए? समझे कि नहीं? पॉइंट नंबर 3, मैग्ना कार्टा मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो बहुत कुछ बदल दे, इतिहास के मेन फीचर ही बदल दे। तो अभी तक मोनार्क, राजाओं के पास कंप्लीट पावर होती थी। कंप्लीट पावर मतलब समझ रहे? चाहे उठवाने बाहे उठवा दो, जेहे मरवाने मरवा दो, ठीक है। लेकिन अब राजा से कुछ ताकत छिन गई। यार ये क्या हो गया? राजा से कौन की हिम्मत है ताकत छीनने की? तो राजा से ताकत छीनने को काम करो तो पार्लियामेंट ने, ये पार्लियामेंट बन गई थी, मतलब संसद, कुछ लोगों का ग्रुप बन गया जिनने कहा कि हम तुम्हारी राजशाही को नहीं मानते, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्हें जनता पसंद करती है। राजा के होते हुए पार्लियामेंट बन गई। सोचो, राजा कच्छु नहीं उखाड़ पाए। लोगों ने बोल दिया हम आपको राजा नहीं मानते, हम इनको अपना लीडर मानते हैं। और जैसे पार्लियामेंट बनी, पार्लियामेंट में कहा कि आज से आपके पास ये ताकतें नहीं रहेंगी, हम आपके पद का सम्मान करते हैं लेकिन आपसे आप ये चीजें नहीं करोगे। अब बोरी तो बहुत लगी हुई राजा है, लेकिन ऑप्शन नहीं थे। जिस जनता से वो टैक्स ले रहा था, वो जनता ही उनके अगेंस्ट खड़ी थी। पार्लियामेंट का मतलब जनता के अगेंस्ट खड़े होना। तो राजा ने कही 56 भोग मिल रहे थे, 56 नहीं मिल रहे, 36 मिल रहे, हम 36 में भी खुश, बाकी के हम भूल गए, 20 को त्याग कर दो। समझ गए? तो यहीं से असली नाटक शुरू होते हैं, राजा एक दूसरे राजाओं से मिलने लगते हैं फिर, और खुद ही के देश में बर्बादियां करवा लगत। इसी की वजह से फ्रांस में नाटक हुआ था, फ्रेंच रेवॉल्यूशन। याद आया कुछ? भैया ने अपने शौक ही शौक में अमेरिका से हाथ मिला लो, अमेरिका एक तो कर्जा दे दो का खुद ही के भीख मांगवे के दिन आ गए, है ना। ऊपर से शादी कर ली थी एक रईस में, रईस घराने में, तो खुद भी राजा तो शादी रईस से ही हुआ। बचक्कर में उनकी वाइफ कछु ज्यादा ही शौकिया थी। तो उनके शौकिया के चक्कर में उनके हाथ में नोकिया आ गो। ठीक है, ऐसी स्थिति हो गई। तो ये राजाओं के शौक थे। तो इसलिए मालूम है फ्रेंच जो जो क्रांति हुई थी वो कैसे हुई थी बाद में। चलो छोड़ो। इंग्लिश भाषा अपने पीक पर थी क्योंकि पार्लियामेंट इंग्लिश को सपोर्ट करती थी। ठीक, अब ये रईसों की भाषा फ्रेंच को नहीं मानते थे, ये इंग्लिश को मानते थे। तो इन 1362 इंग्लिश वाज डिक्लेयर्ड टू बी द लैंग्वेज ऑफ लॉ एंड कोर्ट। अब कोर्ट में इंग्लिश चलेगी, कानून भी इंग्लिश में मिलेगा। फ्यूडल सिस्टम जो था वो कोलैप्स करने लगा ब्लैक डेथ के बाद। समझ गए फ्यूडल? व्हाट इज फ्यूडल सिस्टम? पानी। ओके, बाकी के बाद में ना बहुत कुछ है, याद रखना कहाँ पे थे, क्रॉस कर